मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको बिहार पुलिस एंड बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको और से देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस के ऑप्टिक्स के एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि ऑप्टिक्स से क्या क्या क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मृग मरीज का किसका उदाहरण है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में हमें ये दे रखा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरे की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे की बात करें प्रकाश का परावर्तन और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मृग मरीज का किसका उदाहरण है। आपको बताना ये है कि किसका उदाहरण हमें मृग मरीज का देखने को मिलता है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी मृग मरीज का की तो आपको बताना होगा कि ये मृग मरीज का प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देखने को मिलता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में एक और क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हमसे यदि क्वेश्चन पूछे कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तब भी आपको बताना होगा कि एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि आपसे पूछे कि मृग मरीज का और एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपको बताना होगा कि एंडोस्कोप और मृग मरीज का प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित नहीं होते हैं। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें तरंगदैर्घ्य, दूसरे की बात करें वेग, तीसरे की बात करें तो आवृत्ति और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाता है तो उसके कौन से गुण प्रभावित नहीं होते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी यदि कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसमें कौन से गुण प्रभावित नहीं होते हैं, तो आपको दिमाग रखना है। पहले बात करें कौन से गुण प्रभावित होते हैं, कौन से उसके गुण प्रभावित होते हैं, तो आपको बताना है तरंगदैर्घ्य और वेग ऐसे हैं जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखने को मिला ये आवृत्ति ना, ये आवृत्ति में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग में हमें चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? जब भी बात आएगी प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाए तो कौन से गुण अप्रभावित रहेंगे। ठीक है, प्रभावित होने की बात नहीं बोले, अप्रभावित होने की बात बोल रहा है, या ऐसे कहें कि कौन सा गुण चेंज नहीं होगा, तो आपका बताना होगा कि आवृत्ति में कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। किस में चेंजिंग देखने को मिलेगी? तो आप बताएंगे वेग में चेंजिंग देखने को मिलेगी और तरंगदैर्घ्य में चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, दूसरे की बात करें रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में और तीसरे की बात करें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, चौथे की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। यहाँ पे बात है प्रकाश संश्लेषण की, तो हम आपसे पूछे, अक्सर आपसे एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाता है कि पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या देखने को मिलता है, या पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे पूरा होता है। ठीक है, जब भी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की तो आपको बताना होगा प्रकाश संश्लेषण कब पूरा होगा, जब कोई हमारे पास यहाँ पे आसपास में पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हो तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे पूरा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से 6 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, ये धरातल से जल लेते हैं। कितना जल लेते हैं? 6 मात्रा में जल भी लेते हैं। ठीक है, और क्या जरूरत होती है, और हमें रेड लाइट की जरूरत होती है, या ऐसे कहें कि प्रकाश की जरूरत होती है, रेड लाइट की जरूरत होती है। और ये जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ से आपको कह सकते हैं, यहाँ से हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है C6H12 और O6 बनता है। और क्या बनता है, तो आप कहेंगे यहाँ से हमें 6 मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ये अभिक्रिया भी आपको दिमाग में रखना है। या ऐसे कहें जब आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे पूरा होता है तो आपको बताना हो ये जो पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और धरती से जल लेते हैं, और यहाँ पे रेड लाइट की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यहाँ पे बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा है यार कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य क्रमशः सबसे अधिक व सबसे कम होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें दे रखा है बैगनी और लाल, दूसरे की बात करें बैगनी और नीला, तीसरे की बात करें लाल और बैगनी और चौथी की बात करें पीला और हरा। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सिंपल सा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की सहायता से आप 2-3 क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक वर्ड यूज करना है, वर्ड याद करना है। ठीक है, कौन सा वर्ड याद करना है आपको? याद करना विबग्योर, VIBGYOR। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विबग्योर क्या बता रहा है, तो ये कलर का नेम है और इसको हम कैसे रखे हैं, तो इसको हम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखे हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि ये जो आपको देखने को मिला ये क्या है, तो आप कहेंगे रंगों का नाम है। ठीक है, और इसको हम कैसे रखे हैं, तो तरंगदैर्घ्यों के बढ़ते क्रम में रखें। यानी हम पूछें इस भी का, जैसे कहें वायलेट का तरंगदैर्घ्य क्या है, तो आप कहेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य हमें सबसे कम देखने को मिलेगा। इस बैगनी जो देखने को मिल रहा है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो रेड देखने को मिला है, इसका तरंगदैर्घ्य हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे इस लाल का तरंगदैर्घ्य हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें, यहाँ पे पूछा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कि लाल रंग से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो लाल रंग से हम देख रहे हैं कि बस एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें बोला गया है कि लाल और बैगनी, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये तो रहा। यहाँ से इस वर्ड की सहायता से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं किसका तरंगदैर्घ्य कितना है, ऐसे कहें कि किसका तरंगदैर्घ्य किस रंग से ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ से ये पूछता है कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? नहीं बता सकते, तो हम आपको बताते हैं। जब भी बात आएगी कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा और किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि उस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है। ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उस रंग का विचलन उतना ही कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उस रंग का विचलन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम आपसे पूछें कि बैगनी का विचलन कितना होगा, तो आप कहेंगे बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य हमें सबसे कम देखने को मिला है। यदि हम आपसे पूछें कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे रेड जो है उसका तरंगदैर्घ्य हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है, तो इसका विचलन हमें सबसे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है हमें, ये तो दूसरा क्वेश्चन था कि तरंगदैर्घ्य, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि किस रंग का विचलन सबसे कम और किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन हम एग्जाम में यहाँ से ये बन सकता है, क्या बन सकता है? हमसे पूछ सकता है कि खतरों के संकेतों के लिए हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपको बताना होगा कि ये भी डिपेंड किस पे करेगा? तरंगदैर्घ्य पे। आपको दिमाग में रखना, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो खतरों के निशान के लिए हम लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? पहले बात करें तो यहाँ से आप विबग्योर की सहायता से बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है सबसे कम है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा बात करें, आप बता सकते हैं इस विबग्योर वर्ड की सहायता से कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा, किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। अब इस विबग्योर की सहायता से आप ये भी बता सकते हैं किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लो, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या इसके पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें लाल, दूसरे की बात करें पीला, तीसरे की बात करें नीला, चौथे की बात करें बैगनी। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। आप ये भी बताइएगा कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको क्या बताना है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन दे रखा है, दूसरे की बात करें प्रकाश का अपवर्तन दे रखा है, और तीसरे की बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन दे रखा है, और चौथे की बात करें प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन दे रखा है। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण होता है। आपको पता है कि सूर्य एवं चंद्रमा क्षितिज के समीप दीर्घ वृत्ताकार क्यों दिखाई देते हैं? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे आया क्षितिज। हम यदि आपसे पूछें कि ये क्षितिज का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हैं ये क्षितिज का मतलब क्या होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। क्षितिज वह स्थान है जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं या मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? यदि कोई आपसे पूछे कि क्षितिज क्या होता है तो आप बताएंगे कि वह स्थान जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार क्यों दिखाई देता है। तो आपको बताना होगा जब ये क्वेश्चन पूछे तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण ये होता है कि वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, या ऐसे कहें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है लाल प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है, दूसरे की बात करें तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तीसरे की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और चौथे की बात करें तो लाल प्रकाश का प्रवर्तन सबसे ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम पिछले क्वेश्चन बताए, लेकिन फिर भी हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब भी बात है कि लाल प्रकाश का, तो आपको दिमाग में रखना है कि इस लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका विचलन सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिस ऑप्शन में बताया होगा कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप चेक करें कि किस ऑप्शन में लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम बताया, उसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल ऑप्शन सी ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें बताया कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसीलिए खतरों के संकेतों के लिए हम लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा ही जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें अवतल दर्पण, दूसरे की बात करें उत्तल दर्पण, तीसरे की बात करें अवतल लेंस, और चौथे की बात करें उत्तल लेंस। आपको बताना ये है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यदि इसका आंसर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी बात आएगी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष की बात आएगी तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे तो आप बताएंगे उत्तल लेंस। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हम प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना होगा निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है अवतल दर्पण, दूसरे की बात करें उत्तल दर्पण, तीसरे की बात करें अवतल लेंस, और चौथे की बात करें उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन के आंसर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 9 के आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, जिसमें पूछा ही जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें से पूछा जा रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें 50 सेंटीमीटर, दूसरे की बात करें 25 सेंटीमीटर, तीसरे की बात करें 20 सेंटीमीटर, और चौथे की बात करें तो 25 मीटर यहाँ पे दे रखा है। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना होगा। यदि हम आपसे पूछे कि यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब आप समझते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यदि नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जहाँ पे हम किसी वस्तु को रख के बहुत आसानी से देख सकते हैं, या किसी वस्तु पे लिखे किसी शब्द को बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं। क्या हमने बताया कि वह न्यूनतम दूरी होती है जहां पे किसी वस्तु को रख के हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं या उसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और यहाँ पे वही दूरी पूछ रहा है कि वह दूरी कितना देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो आपको बताना होगा कि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश काला कब दिखाई देगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, दूसरे की बात करें वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, तीसरे की बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आकाश काला कब दिखाई देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे जब भी पूछा जाए कि आकाश काला कब दिखाई देगा, तो आकाश काला दिखाई देने के पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये होता है यदि वायुमंडल न हो तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, यदि वायुमंडल हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे नीला दिखाई देगा। यहाँ पे पूछा आकाश काला कब दिखाई देगा, तो हमको क्या बताना होगा कि यदि वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो आकाश में काला दिखाई देगा। यदि पूछे कि आकाश नीला कब दिखाई देगा, तो आप कहेंगे यदि वायुमंडल की उपस्थिति हो तो आकाश नीला दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे कि आकाश काला कब दिखाई देगा, तो आप कहेंगे यदि वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो आकाश में काला दिखाई देगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश में काला दिखाई देता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, फिल्म से, लेंस से, कैमरे के पटल से या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जाती है। ऐसे कहें कि पूछ रहा है कि आंखों की रेटिना कैमरे की किस भाग से तुलना की जाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना होगा कि कैमरे के फिल्म से आंखों की रेटिना की हम तुलना करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, कैमरे का जो फिल्म होता है उसकी तुलना हम आंखों की रेटिना से करते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, पहले ऑप्शन में ये दे रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, दूसरे की बात करें प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, और तीसरे की बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, चौथे की बात करें प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना होगा कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर पहले क्वेश्चन में ही बताया था, यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना होगा कि एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक और क्वेश्चन हमने बताया कि यदि मृग मरीज का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमने बताया कि मृग मरीज का भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, ठीक है। यदि पूछा जाए मृग मरीज का और एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना होगा कि मृग मरीज का एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपके पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरे की बात करें प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरे की बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। जब भी बात आएगी सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है अस्त होते समय, तो इसके पीछे का मेन रीजन होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि इस क्वेश्चन के आंसर देखना चाहें कि अस्त होते समय सूर्य के लाल रंग दिखाई देने के कारण क्या है, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य हमें डूबते समय लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें तरंगदैर्घ्य से, दूसरे की बात करें आवृत्ति से, तीसरे की बात करें वेग से, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। जब भी बात है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे 15 का ऑप्शन ए हमें करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। या ऐसे कहें कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें उत्तल लेंस, दूसरे की बात करें अवतल लेंस, तीसरे की बात करें उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके आंसर आपको पता है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना होगा कि वहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब रही बात की अवतल लेंस का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो प्रतिबिंब को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ऐसे कहीं अक्षर को बड़ा कर देगा जिसको हम बहुत आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने वाले दर्पण में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का क्यों नहीं करते हैं, तो वो प्रतिबिंब को बहुत बड़ा कर देगा जिसकी वजह से हम उसको बहुत आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में दे रखा है कि वस्तु से छोटा एम उल्टा, दूसरे की बात करें वस्तु से बड़ा एम सीधा, तीसरे की बात करें वस्तु से छोटा एम सीधा और चौथे की बात करें वस्तु से बड़ा एम उल्टा। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। ठीक है, आप इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है तो आपको बताना होगा कि दृष्टि पटल पर वस्तु से छोटा चित्र बनेगा और कैसा चित्र बनेगा, उल्टा चित्र बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा और उसका उल्टा चित्र बनेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमें देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें लाल, दूसरे की बात करें नीला, तीसरे की बात करें आसमानी, चौथे की बात करें काला। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अभी हमने आपको बताया कि आकाश का रंग किस पे डिपेंड करता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे ये डिपेंड करेगा कि वातावरण पे या ऐसे कहें कि वायुमंडल पे। यदि वायुमंडल होगा तो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, यदि वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो यदि हम आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में वायुमंडल हमें देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे अंतरिक्ष में वायुमंडल देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कहें कि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां पे हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें दे रखा है 0 डायोप्टर, दूसरे की बात करें 5 डायोप्टर, तीसरे की बात करें तो 3 डायोप्टर और चौथे की बात करें तो 2 डायोप्टर दे रखा है। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धूप के चश्मा जो हम पहनते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है या पावर कितना होता है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि धूप के चश्मे की पावर या क्षमता कितना होता है, आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी धूप के चश्मे की पावर या क्षमता कितनी होती है तो आपको बताना होगा कि धूप के चश्मे की क्षमता और पावर 0 डायोप्टर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे डायोप्टर क्या बता रहा है, तो आपको दिमाग में रखना है कि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है, हमसे पूछ सकते हैं कि लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो ऐसे कहें कि लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं, तो आपको बताना होगा कि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, तो हम डायोप्टर में मापते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में दे रखा है 50 प्रतिबिंब, दूसरे की बात करें 15 प्रतिबिंब, तीसरे की बात करें अनंत प्रतिबिंब और चौथे की बात करें 20 प्रतिबिंब। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि हमारे पास 2 समतल दर्पणों जिसको हम समांतर रख देते हैं और उसके बीच यदि इस पेन को हम रखते हैं तो इस पेन का प्रतिबिंब कितना बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पेन का प्रतिबिंब कितना बनेगा, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी बात आएगी कि यदि हमारे पास ध्यान से सुनना है आपको, जब भी बात आएगी यदि हमारे पास कोई 2 समतल दर्पण हो और उसे हम किसी एंगल पे रखते हैं, ऐसे कहीं किसी कोण पे रखते हैं, तो उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद रखना 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इसकी सहायता से आप प्रतिबिंबों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमें ये दे रखा है कि हमारे पास 2 समतल दर्पण तो है बट उसके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। ऐसे कहें कि ये जो दोनों समतल दर्पण है उसको हम समांतर रखें हैं, यदि समांतर रखें तो उसके बीच का कोण कितना देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे उसके बीच का कोण 0 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे यदि इसको हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखें, इसको सॉल्व करें तो 360 अपन 0 -1 करें। ठीक है, इसको सॉल्व करने तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट -1 देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि इस टोटल वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट देखने को मिलेगा। या ऐसे कह सकते हैं यदि हमारे पास 2 समांतर समतल दर्पण हो और उसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या हम निकालना चाहें तो कितना प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से अनंत देखने को मिला, या ऐसे कहें कि वहाँ पे अनंत प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या हमने क्या बताया, यदि आपके पास 2 समतल दर्पण हो उसे किसी एंगल पे रख देते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 की सहायता से हम प्रतिबिंबों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि हमारे पास कोई 2 समतल दर्पण उसको किस एंगल पे रखना है, यदि उसको हम 60 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, कितने डिग्री के, 60 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, तो उसके बीच इस पेन का प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या क्वेश्चन है,
हमारे पास कोई दो समतल दर्पण है जिसको हम 60 डिग्री के कोण पे झुका के रखे हैं, तो उसके बीच यदि इस पेन को हम रखते हैं तो इस पेन का प्रतिबिंब कितना देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें 8.5 मिनट, दूसरे की बात करें 5 मिनट, तीसरे की बात करें 8 मिनट और चौथे की बात करें 7 मिनट। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगेगा तो आपको बताना होगा कि वहाँ पे 8.5 मिनट का समय लगेगा। यदि सेकंड में पूछे तो आपको बताना होगा, दिमाग में रखना है, या तो आपको दे सकते हैं 500 सेकंड, ठीक है, या आपको दे सकते हैं 510 सेकंड। ये दोनों आपको आंसर देखने को मिल सकता है। तो आपको बताना है कि यदि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगेगा, तो 8.5 मिनट देगा, या दे सकेगा 500 सेकंड या 510 सेकंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 8.5 मिनट देखने को मिला है। यहाँ पे बात है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगेगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगेगा। तो आपको याद रखना है कि 1.3 सेकंड का समय हमें लगता है। क्या लगता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन वही पूछ दिया कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1.3 सेकंड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। 22 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर का समय लगेगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें पीला, दूसरे की बात करें नीला, तीसरे सफेद और चौथे की बात करें बैगनी। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब हम, क्या पूछ रहा है, हम लाल, नीला और हरे प्रकाश के पुंज को एक स्थान पर प्रतिबिंबित करते हैं तो यहाँ पे कौन सा रंग देखने को मिलेगा। आप इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी पूछा जाए लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को हम जब एक जगह फोकस करेंगे तो वहाँ पे कौन सा रंग देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमें सफेद रंग देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना होगा कि प्राथमिक रंगों की संख्या हमें 3 देखने को मिलती है। कौन कौन, लाल, नीला और हरा। इन तीनों रंगों से ही हम बहुत सारे रंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है वायु में उपस्थित धूल कण, दूसरे की बात करें प्रकाश की गति, तीसरे की बात करें उपयुक्त दोनों, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या देखने को मिलता है। आपको बताना है ऐसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी बात आएगी प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है तो आपको बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें डेसिबल, दूसरे की बात करें पास्कल, तीसरे की बात डायोप्टर और चौथी की बात करें बार। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। ऐसे कहें कि लेंस की क्षमता को हम किसमें मापते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले क्वेश्चन बता दिए हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। लेंस की क्षमता की बात आएगी कि लेंस की क्षमता को इकाई क्या होती है। ऐसे कहें कि लेंस की क्षमता को हम किसमें मापते हैं तो आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर हमें डायोप्टर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर हमें डायोप्टर देखने को मिलेगा। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि होमवर्क के हमारे पास क्या क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हम होमवर्क का क्वेश्चन अब क्या क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन क्या दे रखा है और उसका आंसर क्या होगा, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास होमवर्क के क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना ये है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। एक्चुअल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अवतल दर्पण, दूसरे की बात करें उत्तल दर्पण, तीसरे की बात करें अवतल लेंस, चौथे की बात करें उत्तल लेंस। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको बताना है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क का, आइए उसको भी हम देख लेते हैं।
होमवर्क का हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करूँ व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, दूसरे की बात करें व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तीसरे की बात करें व्यक्ति की ऊंचाई से बहुत बड़ा, चौथे की बात करें व्यक्ति की ऊंचाई से बहुत छोटा। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक समतल दर्पण है, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन था, 26 और 27 होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए।